नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले, पिछले 1.5 साल में वन विभाग में लिए गए बड़े फैसले। वन अग्नि की रोकथाम के लिए समिति का किया गठन, वनों के साथ खिलवाड़ करने पर होगी कार्रवाई। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की नींव रखने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बड़ा बयान, बंद ना हो राज्य में चल रहे अटल उत्कृष्ट स्कूल। राज्य से लापता महिलाओं और लड़कियों का आंकड़ा पुलिस प्रशासन ने किया पेश। ऑपरेशन स्माइल अभियान के जरिए 96% लोगों की हुई रिकवरी, लापता लोगों की तलाश जारी। और दोनों स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों से जनता हो रही परेशान। जिलाधिकारी सोनिका बोले, सिर्फ 8.5 किलोमीटर सड़क बनने का काम है अधूरा, जल्द होंगे बाकी कार्य। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने विभागों में किए गए अब तक के सभी कार्यों को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वन विभाग में पिछले 1.5 साल में कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जो कि जंगलों पर जो आग लग जाती है उन्हें काबू पाने का काम करेंगे। इसके साथ ही वन पंचायत में फलदार पेड़ लगाए जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब अगर किसी के मकान को भालू की तरफ से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो उनको हाथी के नुकसान के बराबर ही मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही वनों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और वन्य जीवों के हमले में इंसान की मृत्यु पर परिजनों को 6 लाख का मुआवजा बढ़ा दिया गया है। पहली बार हमने इस राज्य में ये किया कि हर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वन प्रबंधन समिति, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी, जिसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे, वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष और राजस्व और वन विभाग के कर्मचारी उस समिति के सदस्य होंगे। वन विभाग का कर्मचारी उसका सदस्य सचिव होगा। और इसको पहले फेज में हमने उन जगहों को चिन्हित किया जिन जगहों पर वन अग्नि की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड में महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। ऐसे में चलिए आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ेगी और राजनीतिक रूप से महिलाएं कितनी मजबूत होंगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर। उत्तराखंड विधानसभा में बढ़ जाएगी महिलाओं की संख्या, राजनीतिक रूप से महिलाएं होंगी मजबूत। ढोल नगाड़ों पर थिरकती ये महिलाएं आज जश्न मना रही हैं, आपस में खुशियां बांट रही हैं, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, जिससे अब संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। इसी के साथ राजनीतिक तौर पर भी महिलाओं को मजबूती मिलने वाली है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश होने की खुशी उत्तराखंड में भी देखी जा रही है। पंचायत स्तर के बाद अब लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की खबर से महिलाओं में खुशी की लहर है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भले ही महिलाओं की भागीदारी सियासी रूप से कम हो, लेकिन वोट के मामले में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करती रही हैं। वहीं अगर बात उत्तराखंड राज्य आंदोलन की करें तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका रही और महिलाओं के आंदोलन के कारण ही उत्तराखंड राज्य मिला। राज्य आंदोलन में शामिल महिलाएं भी महिला आरक्षण बिल से खुश नजर आ रही हैं। तो ये बिल जो है, ये महिला आरक्षण का जो बिल है, मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए हमारा एक मील का पत्थर साबित होगा। और 27 साल से इसी की जो है लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो आज इतने साल बाद आकर मोदी सरकार ने जो है कैबिनेट ने वो पास कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये बिल जो है
पूरा पास होकर जो है ये विधेयक हमारा पास हो जाएगा। अगर ये एक सही तरीके से ये बिल आता है तो महिलाओं को सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी सत्ता में हैं या जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं सिर्फ उन्हीं के फैमिली मेंबर्स को, उन्हीं की फैमिली की महिलाओं को आगे किया जाए। और मुझे लगता है कि अगर इससे महिलाएं भी अपने हक के लिए जागरूक होंगी और एक अच्छा अमाउंट जो है महिलाओं का वो संसद भवन तक, विधानसभाओं तक पहुंचेगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आखिर उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीर किस तरह से बदलेगी और लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, ये समझिए। उत्तराखंड में 2 महिला सांसद लोकसभा तक पहुंचेंगी, तो वहीं 23 महिलाएं उत्तराखंड विधानसभा तक चुनकर पहुंचेंगी। इसी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं काफी खुश हैं और प्रदेश कार्यालय में महिलाओं ने जहां ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए महिला आरक्षण विधेयक पेश होने पर खुशी जताई, तो वहीं एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाया। नई संसद में एक नई ऊर्जा के साथ मातृशक्ति के लिए जो सम्मान मिला है उसके लिए मोदी जी का आभार। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य को पाने के लिए यहाँ की महिलाओं ने बहुत कुछ अपना न्योछावर किया था। इसको मैं शगुफे के रूप में देखती हूँ, इसको मैं एक और चुनावी जुमला या चुनावी पुलाव के रूप में देखती हूँ। ये कांग्रेस का पौधा है, ये कांग्रेस ने लगाया था, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का विजन था, जिसकी वजह से आज 30 लाख जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं लोकल बॉडीज के, उनमें से 15 लाख ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं। तो हमने तो सच कर दिखाया। हमारे पास नंबर गेम्स नहीं थे और रिले रेस की तरह जो पिछली सरकारें अधूरा काम छोड़कर जाती हैं, नई सरकारों का दायित्व होता है उनको आगे बढ़ाना। पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद मोदी जी ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है, लेकिन इसे अभी पास होना बाकी है। आखिर कब से इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा, इसे लेकर संशय बरकरार है। महिला आरक्षण विधेयक पेश होने को लेकर जहां केंद्र की मोदी सरकार को बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं देखना होगा कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक को कानून की शक्ल कब मिलती है। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज में नए जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि रेड क्रॉस द्वारा जन औषधि केंद्र को खोला गया है, जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्र में मरीजों को रियायती दरों पर सभी दवाइयां उपलब्ध मिलेगी। देखिए, आज रेड क्रॉस संस्था के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है और अभी तक रेड क्रॉस के पास 4 जन औषधि केंद्र हो गए हैं। यहाँ पे 25% से लेकर 80% तक की दवाई पे सब्सिडी भारत सरकार भी देती है। और मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अब सभी जगह हम जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं ताकि गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने का काम हो जाएगा। वैसे तो हमारे राज्य में 270 जाँचें फ्री हैं, दवाइयाँ भी फ्री हैं, आयुष्मान में इलाज भी सबका फ्री है। क्राइम के लिहाज से तमाम प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड की गिनती बेहतर प्रदेशों में होती है, लेकिन अब शांत वादियों वाले उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला सुरक्षा के मामले में भी प्रदेश पिछड़ रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि आरटीआई के जरिए जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उत्तराखंड से महिलाएं और लड़कियों के गायब होने को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। हालांकि इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं जो पुलिस के एक्टिवनेस को बता रहे हैं। उत्तराखंड से गायब हो रही महिलाएं, हर साल लापता हो रही हजारों लड़कियां। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा, आखिर कहां गई महिलाएं और लड़कियां? महिला सुरक्षा के मामले में उत्तराखंड शांत प्रदेशों में गिना जाता रहा है, लेकिन आरटीआई के जरिए जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई में चौंका देने वाली है। जिस प्रदेश को सुरक्षित माना जाता रहा है, उसी प्रदेश में हर साल हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां लापता होती रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरटीआई की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो हाल ये है कि उत्तराखंड से हजारों लड़कियां और महिलाएं लापता होती रही है। जनवरी 2021 से लेकर मई 2023 तक का आंकड़ा सामने रखा गया। बीते सालों में 3,854 महिलाएं और 1,134 लड़कियां लापता हुई। उत्तराखंड के 13 जिलों में साल 2021 में 1,494 महिलाएं, 404 लड़कियां गायब हुई। साल 2022 में 1,632 महिलाएं और 425 लड़कियां लापता हुई। साल 2023 में मई तक 728 महिलाएं,
तो वहीं 305 लड़कियां गायब हुई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हो जाते हैं कि शांत माहौल वाले उत्तराखंड में आखिर महिलाएं और लड़कियां कितनी असुरक्षित हो गई हैं। हालांकि आरटीआई से हुए खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन ने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें बताया गया कि जो महिलाएं और लड़कियां उत्तराखंड से लापता हुई हैं, उनमें से अधिकतर को ढूंढ निकाला गया है। पुलिस प्रशासन ने पिछले 23 सालों में गुमशुदा लोगों के आंकड़े पेश करने के साथ ही साल 2021 से मई 2023 के आंकड़े पेश किए हैं और बताया कि अब तक कितनी महिलाओं और लड़कियों को ढूंढ निकाला गया है। पिछले 23 सालों में गुमशुदा लोगों को काफी हद तक बरामद किया गया। ऑपरेशन स्माइल अभियान के जरिए लोगों को बरामद किया गया। 2021 से मई 2023 में लापता लड़कियों और महिलाओं की संख्या 4,988 थी, जिनमें से 4,003 महिलाओं और लड़कियों को बरामद किया गया। केवल 985 महिलाओं और लड़कियों का पता नहीं लग पाया है। उत्तराखंड पुलिस इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है और हमारे आंकड़े जो हैं वो देश के टॉप मोस्ट में से हैं। पिछले 23 सालों में जितने लड़के बालक गायब हुए हैं उसके 96% हमने रिकवर करे और इसी तरह बालिकाएं जितनी गायब हुई उनकी भी 96% रिकवरी है। महिलाओं की 90% रिकवरी है और हम लोग पिछले 8 साल से हर साल 1-2 महीने का ऑपरेशन स्माइल चलाते हैं। उसमें देश भर के कोने कोने से ढूंढ के लाते हैं। हमारे जितने ये सुधार गृह होते हैं वहाँ पे जाते हैं, जितने अनाथालय इस तरह की जितनी भी लोकेशन है सब पे हमारी टीमें जाती हैं। हर साल हजारों की संख्या में महिलाओं और लड़कियों का उत्तराखंड से अचानक गायब होना वाकई में चिंता का विषय है, लेकिन जो आंकड़ा पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है उसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली सराहनीय है। ऑपरेशन स्माइल के जरिए पुलिस लापता लोगों की तलाश में जुटी है। उम्मीद है जिन लोगों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है जल्द ही उनकी तलाश भी पूरी की जाए और फिर से क्राइम फ्री उत्तराखंड बनाया जा सके। राजधानी देहरादून में 2019 से स्मार्ट सिटी के कार्य किए जा रहे हैं, मगर अभी तक स्मार्ट सिटी के काम पूरे नहीं हो पाए। अधूरे कामों की वजह से आम जनता बेहद परेशान है। शहर भर में खुदी हुई सड़कों की वजह से लोगों को धूल मिट्टी से होकर गुजरना पड़ रहा है, मगर जिलाधिकारी का कहना है कि शहर की सिर्फ 8.5 किलोमीटर सड़क स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाई जा रही है, जिस पर स्मार्ट सिटी का काम आखिरी चरण में चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर की अन्य सड़कों पर काम PWD द्वारा कराया जा रहा है। तो मैं जैसे पहले भी बताती आई हूँ, शहर में जो 8.5 किलोमीटर की रोड है हमारी स्मार्ट सिटी की, बस वही कार्य अपूर्ण है आज की तारीख में और उसका कार्य तेजी से चल रहा है। सभी रोड पे आप देखेंगे कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो शहर में काम चल रहे हैं वो PWD के द्वारा, जैसे रिस्पना की रोड हो गई, रिस्पना वाले एरिया हो गया, जोगी वाला शहरा वाली रोड हो गई, वो सारे जो है वो PWD ऋषिकेश की विंग के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्य USDA द्वारा और कुछ कार्य अन्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ ही देहरादून में क्लेमेंट टाउन थाने में ध्वस्त की गई कोठी एक बार फिर से चर्चाओं में बनी है। दरअसल रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों के साथ हुई छेड़छाड़ करने वाले मुख्य आरोपी KP सिंह के तार इस कोठी से भी जुड़े। आपको बता दें कि साल 2022 में आरोपी KP सिंह ने रिटायर्ड आर्मी अधिकारी की कोठी पर बुलडोजर चलाकर उसके सामान को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। मामला जब क्लेमेंट टाउन थाने पहुंचा तो पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। डकैती सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेजा, लेकिन KP सिंह को नोटिस तामील करवा कर छोड़ दिया गया। पुलिस की अब इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में SSP अजय सिंह ने मामले की जांच SIT को सौंप दी है। क्लेमेंट टाउन में कोठी तोड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज था और जो बाद में उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इसमें विभिन्न डकैती की धाराएं भी लगी थी। विवेचना में जो तथ्य आए थे उसमें जो अभी जानकारी मिली है कि इसमें जो कंवरपाल KP सिंह जो अभी जिस पर विगत काफ़ी सारे मुकदमे फ्रॉड के लिखे गए जिसके SIT जांच करी, उसका भी उसमें नाम था और वो कम धाराओं में मतलब 420 की धाराओं में उसको 41A का नोटिस दिया गया था। चूँकि ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है और ये क्लेमेंट टाउन का प्रकरण पिछले वर्ष का था, तो उसका परीक्षण करने के लिए जो ये इशू आया उसका परीक्षण करने के लिए भी SIT जो हमारी वर्तमान में ये धोखाधड़ी की जाँच कर रही है उनको रिफर कर दिया गया है। सिलाकुई स्थित दोन बिजनेस कॉलेज में छात्र के साथ हुई रैगिंग और फिर
कॉलेज परिसर में छात्रों द्वारा किए गए हंगामे के बाद अब एसएसपी ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सिलकोई थानाध्यक्ष की तहरीर के बाद 150 से 200 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है। एसएसपी का कहना है कि जो मार पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है वो 2 दिन पुराना है। पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रबंधन को शिकायत की थी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों के साथ ही पीड़ित छात्र और उसे बचाने वाले सभी छात्रों को भी सस्पेंड कर दिया, जिसके चलते ये हंगामा हुआ है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन इसी दौरान कोई ऐसा वायरल वीडियो हुआ जिससे छात्र उत्तेजित हो गए, उनके द्वारा इस तरह का बलवा किया गया। उसमें थानाध्यक्ष की तरफ से इसमें बलवे की और पुलिस सरकारी कार्य में बाधा और हमले की जो है अपनी तरफ से तहरीर लिखाई गई, जिसमें 150 से 200 छात्रों अज्ञात छात्रों के विरुद्ध लिखाया गया। साथ ही साथ इसमें जो दून बिजनेस स्कूल के जो प्रशासक है, इनके द्वारा भी पुलिस को ऐसी घटनाओं के बारे में पूर्व में नहीं बताया गया, जिससे इस तरह की लापरवाही के बाद ये घटना कारित हुई है। तो संबंधित विवेचना में इनको भी लिया जा रहा है कि क्यों किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटित हुई है। हल्द्वानी में 2 स्कूल बसें हादसे का शिकार होने के बाद अब प्रशासन काफी सख्त हो गया है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने प्रशासन और परिवहन विभाग की टीम के साथ चेकिंग करते हुए कार्रवाई की है। टीम ने स्कूल बस के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही दस्तावेजों की भी जांच की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि हादसों पर लगाम लगाने के लिए स्कूल प्रबंधकों के साथ ही बस चालकों को परिवहन के सभी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि चूंकि स्कूल बसों की अभी परसों एक घटना यहाँ पर हुई और आज एक बस फिर गिर गई थी, और चूंकि जो स्कूल की टाइमिंग है उसमें बसों को चेक किया जाए कि क्या वो स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं, बसों में फिटनेस है या नहीं है, सीट बेल्ट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, संख्या कहीं बसों में जितनी मात्रा है जितने बच्चे बैठ सकते हैं उससे अधिक तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी पिछले 2-3 घंटे से अभियान यहाँ पर परिवहन विभाग के साथ चलाया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में एसओजी टीम ने किच्छा रोड स्थित एक यार्ड पर छापेमारी की है, जहां सैकड़ों वाहन खड़े हुए मिले। इस यार्ड में वो वाहन पाए गए जिनकी किस्त नहीं चुकाई गई थी। किस्त न चुकाने पर उन लोगों से वाहन छीन लिए गए और उन्हें वहां पर खड़ा किया गया है। एसएसपी मंजू ना टीसी ने इन सभी गाड़ियों की जांच के आदेश दिए। साथ ही जिस जमीन पर ये यार्ड चलाया जा रहा था उसके नियमों की जांच की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक युवक को तलवार से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। किस्त ना चुकाने पर उसकी बाइक को छीनने की कोशिश की गई थी और उसी दौरान इस घटना में यार्ड के कर्मचारी भी शामिल थे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। असामाजिक और क्रिमिनल तत्वों द्वारा गाड़ियों का जिनका मतलब जो बाइक से, कार से, 4 व्हीलर से इन गाड़ियों का किस्त जो जमा नहीं होती तो उनको बैंक द्वारा किस्त बैंक को किस्त नहीं गया करके किस्तों का पेमेंट नहीं होने के आड़ में तो गाड़ियों खींचने के काम करा जा रहा था। इसमें ये भी शिकायतें आ रही थी, कुछ लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा था उनके किस्त पूरे हैं, तब भी कुछ इन लोगों द्वारा अवांछनीय तत्वों द्वारा इनको लूट लाट के गाड़ियों को बल प्रयोग करके यहाँ पे ला के दाखिल किया गया था और उसके बाद पार्ट्स भी बदलते थे करके कुछ लोगों द्वारा ऐसे ही मौखिक रूप से सूचना आया था। तो इसलिए हमने आज एसओजी से छापा पड़ा दिया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा इनके पास काफ़ी भारी मात्रा में अनियमितता है, कई सारे बाइक से जो इन्होंने छीन के रखा है, इनकी कोई कागज़ नहीं है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले, पिछले 1.5 साल में वन विभाग में लिए गए बड़े फैसले। वन अग्नि की रोकथाम के लिए समिति का किया गठन, वनों के साथ खिलवाड़ करने पर होगी कार्रवाई। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की नींव रखने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बड़ा बयान, बंद ना हो राज्य में चल रहे अटल उत्कृष्ट स्कूल। राज्य से लापता महिलाओं और लड़कियों का आंकड़ा पुलिस प्रशासन ने किया पेश। ऑपरेशन स्माइल अभियान के जरिए 96% लोगों की हुई रिकवरी, लापता लोगों की तलाश जारी। और दून स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों से जनता हो रही परेशान। जिलाधिकारी सोनिका बोले, सिर्फ 8.5 किलोमीटर सड़क बनने का काम है अधूरा, जल्द होंगे बाकी कार्य।